बीजेपी के पहुंच से अभी तक वेस्ट बंगाल दूर रहा है। लेकिन क्या इस बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी का जादू चलेगा? हम आपको बताते हैं कि किसने किसने रैलियां की हैं। बीजेपी ने अपने तमाम कैबिनेट के बड़े चेहरे वहां पर उतारे, अपनी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे उतारे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे दिल्ली की सीएम हो, ये वो तमाम चेहरे, और खुद पीएम मोदी उन्होंने 25 से 30 रैलियों के साथ जनसभाएं की हैं वहां पर। और पीएम मोदी ने जो झालमुड़ी खाई थी उसका असर कितना दिखाई देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है वो कुछ भी यूं ही नहीं करते, हर किसी के पीछे एक मकसद होता है। तो पीएम मोदी ने, अमित शाह तो वहीं डटे हुए हैं। तो क्या वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी अपना जो सालों का सपना है वो पूरा कर पाएगी? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, बीजेपी की रीढ़, बीजेपी का रूट जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो वेस्ट बंगाल से आते हैं। वेस्ट बंगाल वो एक ऐसी जगह, बीजेपी ने कई बार ये बातें कही भी हैं चुनाव में अपनी रैलियों के दौरान, कि बीजेपी का रूट जो है वो वही है, और उसे जीतना सिर्फ सपना नहीं है, उसे हकीकत में सच करना है। और इसी वजह से अपना पूरा दमखम इन चुनावों में बीजेपी वेस्ट बंगाल में झोंक चुकी है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक बहुत ही बड़ा कंसर्न वहाँ पर लोगों का था SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्योंकि 90 लाख वोटर्स का नाम जो है लिस्ट में से कट गया। अब इससे समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि किस तरह से वो बटेंगे, वोट्स कटेंगे, क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा हमें एनालाइज करना होगा, लेकिन ऑफकोर्स जैसे जैसे रुझान आएंगे तो वो पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि कैसे वो वोट्स कटे, वोट्स किस तरफ बटे। ज़्यादातर कहा जा रहा है कि जो एरियाज थे जहाँ पर वोट्स कटे उनसे शायद बीजेपी को फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी है जहाँ पे TMC को फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये अभी एनालिसिस करने पर ही थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। हालांकि और भी सारे फैक्टर्स थे। ममता दीदी जो हैं हमेशा विमेंस सेफ्टी की बात करती हैं, सिक्योरिटी की बात करती हैं। उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स भी चलाई हैं, वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई हैं, लेकिन इस बार उसको लेकर भी बीजेपी ने उनको कहीं ना कहीं घेरा है। आरजीकर का केस था, उनकी जो विक्टिम की जो मदर हैं रत्ना देवनाथ, उनको उन्होंने खड़ा किया पानीहाटी से बीजेपी ने। तो ये काफ़ी बड़ा एक कह सकते हैं स्टेप था, ये दिखाने के लिए कि अगर एक तरफ ममता दीदी ये कहती हैं कि वो औरतों के लिए हैं, औरतों की प्रोटेक्शन का मोटिव उनका मेन है, तो यहाँ पर बीजेपी ने खड़ा कर दिया ऐसे शख्स को जिससे वो पूरा मॉडल ही फेल होता दिख रहा है। और देखिए, अगर वो आती हैं बीजेपी के मंच पर, आरजीकर पीड़िता की माँ आती हैं, वो बीजेपी के मंच पर दिखाई देती है, बीजेपी टिकट देती है उन्हें, तो लोगों के मन में एक ज़रूर ये छवि बनी होगी कि बीजेपी ने उससे सम्मान दिया, उसके प्रति सहानुभूति के साथ साथ उसे वो स्थान दिया जो विक्टिम की माँ है और जिन्होंने वो दर्द भोगा है। क्योंकि आरजीकर का जिक्र करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है, संदेश खाली को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, और महिला होने के नाते लोग उनसे एक्सपेक्ट इस तरह के मामलों में तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो उसी तरीके से उस समय मामले को संभालती। लेकिन पूरा फायदा जो है बीजेपी ने जाकर, मुझे लगता है इमोशनल ग्राउंड पर जाकर इसका ले लिया है। बिल्कुल, और साथ ही घुसपैठियों का इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बीजेपी ने इस्तेमाल किया है। जो नारेबाजी करी हिमंता के ही, आप अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मैं तो घुसपैठियों को लात मारकर भगाता हूँ, लेकिन वहीं ममता दीदी जो है उनको दुल्हन बनाकर ले आती हैं, रेड कारपेट बिछाती हैं। तो घुसपैठियों के खिलाफ तो उन्होंने काफ़ी सख्त मोर्चा खोल दिया इस बार। और एक और चीज़ है, बंगाल में ना लैंग्वेज को लेकर काफ़ी डिबेट होता है कि इनको बंगाली नहीं आती, ये आउटसाइडर्स हैं, जो हमेशा TMC एक तरह से बीजेपी के लिए दावा करती है। तो इस बार बीजेपी ने भी एक ऐसा वो किया, उन्होंने स्मृति ईरानी को भेजा जिन्होंने बंगाली में लोगों को एड्रेस किया। उनके ग्रैंडफादर बंगाल से हैं, तो उन्होंने बंगाली में लोगों को एड्रेस किया। तो एक तरह से वो भी उन्होंने इमेज खत्म करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं कि हम आउटसाइडर। इमेज जो बीजेपी की बनी हुई है उसे उन्होंने वहां जाकर बीजेपी के मंच पर, आप देखोगे शिवांगी, जितनी भी रैलियां हुई, तमाम लोकल पॉलिटिशियंस जो थे, जो वहां के लोग हैं, क्योंकि ममता बनर्जी और TMC हमेशा बाहरी पार्टी होने का आरोप बीजेपी पर लगाती रही। तो बीजेपी ने बड़े अच्छे से इस बार उसको फ्रेम किया है। उन्होंने तमाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातें की, उन्होंने तमाम नारों की बातें की, जय हिंद की बात की, वंदे मातरम की बात की, भारत माता की जय की बात की। ये सब कहाँ से निकले? जय श्री राम, ये सब ये सब कहाँ से निकले? ये सारे नारे निकले वेस्ट बंगाल से, और इस तरीके से वेस्ट बंगाल से अपना कनेक्शन तो जोड़ा। लेकिन
तमाम मंच पर बीजेपी के जितने बड़े लीडर्स थे उनके मंच पर लोकल लीडर्स जो वेस्ट बंगाल में एक जाना पहचाना चेहरा है उन्हें उतनी ही अहमियत दी गई। तो राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स करने का जो आरोप लगता रहा उसे बड़े अच्छे से लोकल कनेक्शन उसके साथ जो है बीजेपी ने बिठाया, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो ये थी वो काम करेगी, काम कर सकती है बिल्कुल। अब क्या कहते हैं, एग्जिट पोल्स में तो ऐसा ही दिखा था, लेकिन रिजल्ट में ऐसा होता है कि नहीं, ये तो खैर पिक्चर जब तक क्लियर होगी तब तक समझ में आ ही जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो माइनॉरिटी वोट्स हैं जैसे कि मुस्लिम वोट्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फ्रैक्चर या दरार आ गई हैं, क्योंकि एक तो आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट, उसके बाद हुमायूं कबीर की पार्टी वो भी अलग होकर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उन्होंने साफ तौर पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद खड़ा करने की बात कही, तो वो भी इमोशनल एंगल पर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शायद वोट काट सकती हैं ममता दीदी। आप हिमंता की बात भूल सकती हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर ने जो बातें कही थी, हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलेआम मंच पर जिस तरीके से बखिया उधेड़ी मैं कहूँगी हुमायूं कबीर की, और उन्होंने टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधा, वो हम सब ने देखा। लेकिन सवाल वापस से यही आता है, इतनी सारी जो उठापटक हुई, जो माथापच्ची हुई, इतनी स्ट्रैटेजी मेकिंग हुई जिस वोट के लिए, वो वोट किसके पक्ष में पड़े और किसके विपक्ष में पड़े हैं उसका पता आज चल जाएगा। हम एक बार फिर से वापस चलते हैं, वापस लिए चलते हैं आपको काउंटिंग शुरू होने में। मेरे ख्याल से अब आधे घंटे 40 मिनट का वक्त रह गया है, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। एक बार फिर से आप बताइए पूरा प्रोसेस क्या है, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। मैम मेरे को तो डिटेल इतना ही पता है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलता है, उससे ज़्यादा डिटेल्स आपने देखी हैं, आपने बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, आप व्यूअर्स को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलता है, लेकिन स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा सबसे पहले खुलता है। इस बार जो इलेक्शन कमीशन है उसने QR कोड जो है पहचान पत्र के साथ QR कोड लगाया है, यानी गड़बड़ होने की किसी भी तरह की कोई अगर परेशानी होती है उसकी कोई वहाँ पर स्थिति ही नहीं रहेगी, क्योंकि QR कोड आप स्कैन कीजिए और अंदर जाइए। और जब स्ट्रांग रूम जहाँ पर तमाम EVM मशीन्स रखी होती हैं उसे कहा जाता है स्ट्रांग रूम, जिसके बाहर आप अगर खबरों से अपडेट होंगे तो ममता बनर्जी लगातार भवानीपुर में बैठी हुई हैं अपने जहाँ पर उनकी काउंटिंग होनी है उस सेंटर पर। और वहाँ पर स्ट्रांग रूम का जब दरवाज़ा खुलता है तो रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मौजूद होता है ऑब्जर्वर, उसके साथ जो या तो कैंडिडेट्स होते हैं पार्टियों के या फिर एजेंट्स होते हैं उनकी देख रेख में बाकायदा फोटोग्राफी होती है, और उनकी देख रेख में वो दरवाज़ा खोला जाता है, ताला खोला जाता है। उसके बाद पहले पोस्टल बैलेट्स आते हैं। आपको बता दें पोस्टल बैलेट्स की गणना सबसे पहले क्यों होती है, संख्या में कम होते हैं, 8 बजे से इनकी गिनती शुरू होगी। ये तमाम चुनावों में होता है, ये एक बहुत आम और आम प्रक्रिया ऐसी जो हर इलेक्शंस में आपको देखने को मिलेगी। पोस्टल बैलेट खुलते हैं, पोस्टल बैलेट वो होते हैं जो तमाम सरकारी कर्मचारी और अब शायद बुजुर्गों के लिए भी हो गया है जो घर से बाहर नहीं जा सकते वोट देने, या उनकी ड्यूटी जो सरकारी कर्मचारी हैं वोटिंग के दिन कहीं और लगी होती है, इलेक्शन में कहीं और लगी होती है, तो वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना वोट देते हैं। और वो पोस्टल बैलेट सबसे पहले खुलता है स्ट्रांग रूम से। जो पोस्टल बैलेट के गट्ठे हैं वो और EVM मशीन्स काउंटिंग सेंटर तक काउंटिंग टेबल तक लिया जाता है। और यहाँ पे हर काउंटिंग टेबल पर 4 लोग होते हैं। ये 4 लोग जिसमें से रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ ऑब्जर्वर तो होता है, एक सहायक भी होता है, और भी जो एजेंट्स होते हैं या जो मैं कहूँ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी उस हॉल में, उस काउंटिंग सेंटर में मौजूद होते हैं। और हर काउंटिंग टेबल पर 4 लोग मौजूद होते हैं, फिर उसकी काउंटिंग की जाती है। लेकिन सबसे पहले काउंट होता है पोस्टल बैलेट, जिसके बाद रुझान आने शुरू होते हैं। तो 9 बजे के आसपास जब EVM खुलता है और पोस्टल बैलेट की गिनती माना जाता है 1.5-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद जो है रुझान आने शुरू होते हैं जब EVM मशीन खुलती है। और आपको एक और बात यहाँ पर बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सुनते होंगे कि चौथे राउंड की वोटिंग काउंटिंग के बाद ये उम्मीदवार आगे है, या 5वीं राउंड की गिनती के बाद वो उम्मीदवार आगे हैं। ये दरअसल वहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है उस पर तय होता है कि कहाँ पर कितने राउंड की गिनती चलेगी। कहीं कहीं 10 से 11 होता है, कहीं 5 से 6 राउंड्स होते हैं। लेकिन जहाँ पर बम्पर मतदान होता है, जहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ 50 से 100 भी राउंड्स हो सकते हैं।
अब एक बात और जो हमें सबको बता देनी चाहिए वो है कि फलता में 21 मई को दोबारा से मतदान होगा, जिसके लिए बहुत बवाल हुआ है। अभिषेक बैनर्जी का ट्वीट मेरे ख्याल से आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि बवाल के लिए इसी ने काफ़ी कुछ किया था, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ी बहुत कसर रह गई शायद, जिसकी वजह से ऐसा अच्छा, हुआ। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं इस बार। जो खबरें आई कि लोग जो है सड़कों पर उतर गए, उन कहा गया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें घरों में बंद कर दिया, उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। ये बहुत गंभीर आरोप हैं जिन्हें ऑब्जर्वर्स जो इलेक्शन कमीशन के हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके वहाँ पर इलेक्शन जो है वो 21 मई के लिए टाल दिए गए। अब इसी के साथ एक और अपडेट ये भी है कि ममता ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 226 सीटें टीएमसी जीत जाएगी। कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है ममता का यहाँ पर, ममता बनर्जी का यहाँ पर, लेकिन देखना होगा कि आगे कैसा होता है। ये रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे, मैम आपको क्या लगता है कब तक पिक्चर जो है वो क्लियर होने लग जाएगी? जैसे ही पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती पूरी होगी, मेरे ख्याल से 9 सवा 9 का वक्त होता है, आपको पहला रुझान मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है। तो हमें 10, साढ़े 10, 11 बजे तक काफ़ी कुछ रुझान में हमें पता चल सकेगा कि कहाँ पर स्थिति कैसी है। और मैं चाहूँगी आप तमिलनाडु के बारे में भी अपडेट्स दें हमारे दर्शकों को कि फिलहाल क्या चल रहा है वहाँ पर। जी बिल्कुल। तमिलनाडु में 234 सीट हैं और वहाँ पर थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी। और यहाँ पर अपडेट की बात करें तो टीवीके की एंट्री ने मुकाबले को बनाया दिलचस्प। ऑब्वियसली ये तो हम बात ही कर रहे थे, वहाँ तमिलनाडु को लेकर ना एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि वहाँ पर अपने लिए सिनेमा घर में टिकट बिकवाना आसान है, कैमरे के सामने खड़ा होना आसान है, मंदिर बनवाना आसान है, लेकिन बूथ के बाहर अपने लिए लाइन लगवाना मुश्किल है। अब टीवी के ऐसा कर पाते हैं कि टीवीके के विजय ऐसा कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि एक अलग ही नैरेटिव, एक अलग ही उनका कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी से हट के उन्होंने फोकस किया है अलग चीज़ों पर, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे। हालांकि डीएमके से काफ़ी मिलता जुलता उनका भी आइडियोलॉजी का सिस्टम रहा है कि सोशल, सेक्युलर एंड जस्टिस, इसी पर उनका फोकस भी रहा है। लेकिन क्या लोग कंफ्यूज हो गए होंगे या फिर लोगों में क्लैरिटी होगी कि उन्हें टीवी के विजय की तरफ जाना है, ये हमें थोड़ा देखना होगा। वहीं पर जैसे जैसे रुझान आएंगे ना तो वो एनालिसिस निकलता आएगा। अच्छा, सीएम स्टालिन, पलानीस्वामी और एक्टर विजय की सीटों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। मैं चाहूँगी एक बार आप वहाँ के जो तमाम बड़े चेहरे हैं उम्मीदवार, उनका जिक्र करें, बताएं कौन कहाँ से खड़ा है। एमके स्टालिन खड़े हैं कोलाथूर से, फिर पलानीस्वामी एडपाडी से, उदयनिधि स्टालिन चेपॉक तिरुवेलिकेनी, सी जोसेफ विजय पेरुम्बूर से, प्रेमलता विजयकांत विद्याचलम और वानाती श्रीनिवासन कोयम्बटूर से। ये सब मेन कैंडिडेट्स, प्रमुख उम्मीदवार हैं वहाँ के। और जैसा कि आप वोटिंग की काउंटिंग की बात कर रही थी, तो हर मतगणना हॉल पर सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है। यहाँ भी इसी ने कह सकते हैं कि एकदम सख्त वो करे हुए हैं, इंतज़ाम किए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह की ईवीएम टैंपरिंग की जैसे बाद में एलिगेशंस आती हैं वो ना आ सके। लोग बाद में ये ना बोले कि अगर वोट शेयर आगे पीछे हुआ है तो ईवीएम टैंपरिंग हुई थी, तो वो एलिगेशंस ना आ सके, इस पर इसी ने पूरा ध्यान दिया है, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, हर जगह। और यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी वो एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ। 90% से ज़्यादा लोग घरों से निकले हैं, उन्होंने वोट दिया है, और वो 90% से ज़्यादा लोगों का वोट क्या रंग लाएगा, किसके पक्ष में गया है, वो अब कुछ ही देर में हमें पता चलेगा। अब उसी के बाद बात कर लेते हैं केरल की, क्योंकि हिमंता की तो हमने काफ़ी बात कर ली है। असम में केरल की 140 सीटें हैं, पुदुचेरी की 30 सीटें हैं। केरल में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं शशि थरूर को लग रहा है कि कांग्रेस इस बार जीती जाएगी। एग्जिट पोल्स ने भी यही अंदेशा भी किया है कि यूडीएफ की सरकार इस बार बन सकती है। और पुदुचेरी में मजबूत स्थिति है, ये एनडीए कह रही है, एनडीए की स्थिति मजबूत है वहाँ पे, कि वहाँ पर 89.87% वोटिंग हुई है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हर जगह, हर स्टेट में ऑलमोस्ट वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बंगाल में बड़ा है, असम में भी बड़ा है, तमिलनाडु में जैसा आपने बताया, और पुदुचेरी में भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है साफ तौर पर लोग इस बार अपना जो एक्सरसाइज है, जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, उसको पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं लोग। अच्छा देखिए, जब से बीजेपी ने एक बहुत नया ट्रेंड ज़रूर शुरू किया है, हालांकि मुझे लगता है ये ट्रेंड नीतीश कुमार ने अपने टाइम पे शुरू किया था, महिलाओं पर फोकस।
जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे उन्होंने शराबबंदी की। हाँ। और वहाँ पर बहुत बड़ी डोमेस्टिक वायलेंस की एक बहुत बड़ी वजह जो है वहाँ की महिलाएं ऐसा मानती थी कि शराब है। फोकस किया, टारगेट किया महिलाओं को। उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला बीजेपी ने, मुझे लगता है, इसको बहुत ज़्यादा हवा दी। दिल्ली की स्थिति आपने देखी, महाराष्ट्र की देखी, शिवराज सिंह चौहान ने जो शासनकाल था उनका मध्य प्रदेश में हमने वो तो देखा ही, और वेस्ट बंगाल में भी जिस तरीके से ममता बनर्जी की योजना है महिलाओं को लेकर, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उस अमाउंट को डबल कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार 1500 रुपये हर महीने देती है महिलाओं को, तो बीजेपी ने 3000 रुपये कर दिया। और असम में भी महिलाओं का फुल सपोर्ट आपको देखने को मिला हेमंता बिस्वा शर्मा को। और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिस तरीके से शोर मचा, जिस तरीके से विकास का वादा और दावा किया गया और दिखाया गया कि हमने क्या क्या किया है। देखिए, दिखाना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है आज की तारीख में। जो दिखता है वो लोग, हाँ, लोग जो है भरोसा करते हैं बिल्कुल उस पर। तो जन कल्याणकारी योजनाओं ने पुदुचेरी में भी एनडीए को बहुत फायदा दिया है। ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी वजह है कि एनडीए वहाँ पर एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में एग्जिट पोल में हमें नजर आई है। बिल्कुल। अब वेलफेयर स्कीम्स की आप बात ही कर रहे हैं, तो अगर असम की बात करें तो वहाँ पर एआई सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहे हैं। दावोस गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा, तो ये सब तरीके हैं। और इनफैक्ट बीजेपी ने जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट करी है, ये भी लोगों तक दिखाने की बात है कि आइडियोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2I का इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया है, जिस वजह से लोगों का भरोसा उन पे आया। आपको शायद वो तस्वीर याद होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के बागान में दिखाई देते हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें क्या पोर्ट्रे करती है? ये पोर्ट्रे करती है कि मैं भी आप लोगों में से एक हूँ और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं बहुत आसान, मतलब आप मुझ तक अपनी बातें बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं जी। ये मुझे एक बात याद आई, आरजीकर वाला जब मामला चल रहा था तब ममता बनर्जी ने कुछ मीटिंग्स ली थी वहाँ लोगों से बात करने के लिए, लेकिन उस वक्त खबर भी बहुत आई थी कि ममता बनर्जी का बहुत रूड चेहरा उन मीटिंग्स में दिखा है। लोगों के इमोशंस को वो नहीं समझ पाई और जिसे बीजेपी बहुत अच्छी तरह खेल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और असम में एक और चीज़ थी, वो ये था कि ट्राइबल जो भी एरियाज़ थे वहाँ पर सरकार ने पैक्ट बनाए। लोगों को मतलब पीसफुल तरीके से ट्राइबल जो बेल्ट है उसमें लोगों को अपने साथ लेकर आए। तो दोनों वहाँ पर तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि जो चाणक्य हैं उन्होंने एक अच्छा रोड मैप बनाया। और शुरुआत से लेकर अभी तक जिस वजह से तीसरी बार ऐसा दिख रहा है फिलहाल कि बीजेपी की सरकार आ सकती है असम में। बंगाल में क्या होगा ये तो देखना होगा। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, संदेश खली हो गया, आरजी हो गया, SIR हो गया, काफी सारे मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा इशू बताया गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर NCRB के जो आंकड़े जारी किए गए उसमें ये दिखाया गया कि एक महिला जहां CM है वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा है, जिसका आंकड़ा 55% से ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं लोगों को, कॉन्शियसली नहीं तो अनकॉन्शियसली। बिल्कुल। और जैसे वेलफेयर स्कीम्स की हम बात कर रहे थे, ममता दीदी ने वेलफेयर स्कीम्स दिए, लेकिन वो वेलफेयर स्कीम्स पहले दी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि वक्त हो गया है उसमें, तो शायद लोगों का ध्यान ना रहा हो। कैसे अब आगे जाके बीजेपी जब वेलफेयर स्कीम्स देगी, पैसे देगी, तो शायद उस पर लोगों का ज़्यादा फोकस जाए। और साथ ही रूरल कनेक्ट भी हमें देखना पड़ेगा। TMC का रूरल एरियाज़ में काफ़ी अच्छा नेटवर्क रहा है, पर इस बार क्या वो उतना ही सपोर्टिव है कि नहीं है? क्योंकि रूरल एरियाज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, लोग थोड़े से नाखुश हैं क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट, जब उनको दिखता है कि उनके बच्चे बहुत सही ग्रेजुएट हैं और पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट ग्रोथ बिल्कुल नहीं है जो है, वो बड़ी कंपनियां वहां जाने से डरती हैं। वहां जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, तमाम कार्यकर्ता जो TMC के हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, उनमें उन्हें लेकर एक डर है वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बोला। अगर मुझे कहीं पर विकास नहीं दिखेगा, अगर मुझे दिखेगा मेरे काम के लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी, मैं वहाँ जाकर फैक्ट्रीज क्यों लगाऊंगा? सिंगूर, नंदीग्राम सबने देखा ही था, तब से ऑफकोर्स फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जाने से डरते हैं। अब फार्मर्स जो वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं लोग, वो भी दुखी हैं कि हम भी चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज आएँ,
हालांकि ऐसा नहीं कि वो खेती नहीं करना चाहते, लेकिन जो एरिया लिया गया था पहले टाइम पे नंदीग्राम के वक्त सिंगूर के समय पे, वहाँ पर वापस नहीं हुआ, और जो वापस हुआ उसमें वो अब एरिया फर्टाइल नहीं है। इंडस्ट्रीज़ लगे तो लोगों को थोड़ा होप है, लोगों को थोड़ी होप है कि अगर बीजेपी आएगी, इंडस्ट्रीज़ लगेगी, तो शायद जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, पढ़ लिख चुके हैं, वो जॉब्स उन्हें मिलेगी और इसके लिए उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है जो हमें देखना है। वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन का इशू है। उन्होंने भी बोला कि हम जब इतनी बड़ी संख्या में टीएमसी को वोट देते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन इतना क्यों नहीं है, हमें क्यों सरकारी नौकरी में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, क्यों हमें इतनी आसानी से नौकरियां नहीं मिलती हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं वोट फ्रैक्चर तो हो ही रहे हैं। अगर आपको पल पल की अपडेट्स जाननी हैं तो आप जाहिर सी बात है इंडिया टीवी के साथ तो बने हुए हैं, लेकिन आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहाँ इलेक्शन सेक्शन में जाकर पांचों राज्यों में स्थिति क्या है, एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं, अब रुझान क्या आने वाले हैं, काउंटिंग क्योंकि शुरू होने वाली है, इसके बाद नतीजे क्या होंगे, कौन से मुख्य उम्मीदवार हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं, इलेक्शन को लेकर तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स जो हैं आपको हमारी वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएंगी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए आप इंडिया टीवी की हिंदी और इंग्लिश दोनों वेबसाइट्स के साथ जुड़े रहिए। टीवी पर तो आप हमें देख ही रहे हैं।